दोस्तों, हमने जहां तक पढ़ा था अवधारणाएं पढ़ ली थी। अवधारणा से आगे हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में लेखांकन परंपराएं कॉन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन परंपराएं, तो लेखांकन परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लेखांकन की परंपरा है, अलग अलग टाइप की जो अलग अलग परंपरा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसा कि मीनिंग से ही आप समझ गए होंगे, फुल डिस्क्लोजर। यह परंपरा कहती है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी अलग अलग है, दोनों का जब पृथक पृथक अस्तित्व है, दोनों जब सेपरेट सेपरेट है, तब उस दशा में व्यवसाय के लाभ, व्यवसाय में होने वाली हानि, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पे व्यवसाय से संबंधित अनेक पक्षों का हित होगा। अनेक पक्ष कौन कौन से मैंने बताए थे, यूजर्स होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, वो टू टाइप्स की होती है, एक इंटरनल होती है, सेकेंड इज एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। जो आंतरिक होते हैं, जो इंटरनल पोर्शन होते हैं, ऑनर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वामी, मैनेजमेंट, व्यवसाय के प्रबंधक, एम्प्लॉयज, व्यवसाय के कर्मचारी। और एक्सटर्नल पार्टीज में आते हैं सरकार, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस से मिलता है टैक्स। उसके बाद आता है क्रेडिटर, लेनदार, जो हमसे पैसा लेते हैं, जो हमसे पैसा मांगते हैं, जिन्होंने हमको पैसा उधार दिया है। उसके बाद में आता है देनदार। देनदार का मीनिंग होता है पैसा देने वाला, ऐसा व्यक्ति जिससे हम पैसा मांगते हैं, जो हमें पैसा देगा, वो डेटर या देनदार कहलाते हैं। उसके अलावा था ऋणदाता। ऋणदाता, ऋणदाता जो हमको लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइडर। शेयर होल्डर, जो अंशधारक, जिनके पास कंपनी के अंश हैं। उसके बाद आता है विनियोजक, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने संस्था के अंदर अपना विनियोग कर रखा है। ये सब एक्सटर्नल पार्टीज है, वो इंटरनल पार्टीज है। इन सबका बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें हित होता है। वे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय के लाभ, व्यवसाय की हानि, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। और इसीलिए ये परंपरा कहती है कि लेखांकन से संबंधित समस्त सूचनाओं को, ऑल इंफॉर्मेशन विच रिलेटेड टू अकाउंटिंग फुल्ली डिस्क्लोज, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग से संबंधित है, उसे पूरा का पूरा प्रकट किया जाए, फुल डिस्क्लोज किया जाए। कई बार होता है, कई ऐसी सूचनाएं होती है, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व, ऐसे दायित्व, ऐसी लायबिलिटी जो भविष्य में, जो इन फ्यूचर किसी इवेंट के हैपन होने और नॉट हैपन होने, अर्थात किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने पर निर्भर करते हैं, उसे संदिग्ध दायित्व कहते हैं। ऐसे दायित्व जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर निर्भर होते हैं, उसे संदिग्ध दायित्व कहते हैं। All liabilities which depend on happening of event or not happening of event in future, जो फ्यूचर में किसी इवेंट के हैपन होने और नॉट हैपन होने पर डिपेंड होते हैं, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और संदिग्ध दायित्व अगर है चिट्ठे के अंदर, तो उसे, अगर संदिग्ध दायित्व दिया हुआ है, तो उसे चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। यह परंपरा क्या कहती है, संदिग्ध दायित्व है तो उस संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट में फर्स्ट ग्रेड में कई बार ये क्वेश्चन बना है, सिंपल सा क्वेश्चन पुट ऑन हुआ है, संदिग्ध दायित्व को कहां पे दिखाया जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी को कहां पे शो अप किया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फुटनोट, तो आंसर होता है फुटनोट। चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में, फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है।
आया समझ में। सेकंड होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कौन सा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ये कहता है अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं अर्थात लेखांकन की नीतियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में प्रदर्शित करना होगा। लेखांकन नीतियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सो दैट इट डिस्क्लोज इन फुट नोट, चिट्ठे के नीचे फुट नोट टिप्पणी के रूप में प्रदर्शित करना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है अगर लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहीं पर भी प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, लेखांकन नीतियों में अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं तो चिट्ठे के नीचे फुट नोट में प्रदर्शित करना होगा। अगर परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो उसे कहीं पर भी प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस। अगर चिट्ठे में विनियोग को बुक वैल्यू पर प्रेजेंट किया गया है, बुक वैल्यू पर दिखाया गया है तो उसके नीचे कोष्टक के अंदर ब्रैकेट में मार्केट प्राइस उस इन्वेस्टमेंट की लिख लेनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति, भ्रम उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो आया समझ में पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यह परंपरा कहती हैं लेखांकन से संबंधित समस्त व्यवहारों को पूर्ण रूप से प्रकट किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के लेखों में केवल व्यवसाय के स्वामी और प्रबंधक का ही हित नहीं होता, अन्य बहुत सारे हितकारक होते हैं जैसे देनदार, लेनदार, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, उन सबका भी व्यवसाय में हित होता है और उन सबका हित होता है उन्हें व्यवसाय से संबंधित सही सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का दायित्व प्रबंधक का, मैनेजर का होता है। अतः उन्हें कंटीजेंट लायबिलिटी अगर कुछ कहीं पे भी है तो उसे चिट्ठे के नीचे फुट नोट में प्रेजेंट करना चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन हुआ है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है उसे चिट्ठे के नीचे फुट नोट में लिखना चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे कहीं पर भी प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर चिट्ठे में दिखाया गया है तो उसके नीचे उसकी मार्केट प्राइस लिखी लेनी चाहिए। आया समझ में। सेकंड आता है महत्वपूर्णता की परंपरा, कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, महत्वपूर्णता की परंपरा, कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी की जो कॉन्वेंशन है ये कहती है कि जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण है और जो कम महत्वपूर्ण है उन दोनों को अलग अलग कर दे। कौन सा ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है उसका निर्णय हम किस बेस पे करेंगे? उसका निर्णय व्यवसाय की आकार, व्यवसाय की प्रकृति, बिजनेस ऑफ नेचर, साइज ऑफ बिजनेस, उसके बेस पर हम ट्रांजैक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उनको अलग अलग कर लेंगे। यह परंपरा कहती है अलग अलग करने का महत्वपूर्ण कारण है कि कई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस के साथ अनइम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन इतनी संख्या में होते हैं कि हम उनके चक्कर में आकर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, महत्वपूर्ण लेन देनों को लिखने से रह जाते हैं। इसलिए कम महत्वपूर्ण लेन देनों को, अनइम्पोर्टेंट जो ट्रांजैक्शन हैं उन सबको एक साथ लिख लिया जाए और महत्वपूर्ण लेन देनों को अलग से लिखा जाना चाहिए।
यह अवधारणा कहती है महत्वपूर्ण लेन देनों और कम महत्वपूर्ण लेन देनों को अलग अलग करें। अब महत्वपूर्ण कौन सा लेन देन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है, इसका डिसाइड व्यवसाय की साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर होती है। व्यवसाय का आकार कितना है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर होती है। इसका निर्धारण किस पे होता है, व्यवसाय के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर होता है। छोटे व्यापारियों के लिए लूज टूल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फुटकर औजार जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए लूज टूल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वही लूज टूल ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। अतः बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन मोर इम्पोर्टेंट है, कौन से अनइम्पोर्टेंट है, उनका डिसाइडिंग बिजनेस के साइज, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होगा। आया समझ में? तो महत्वपूर्णता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी ये इतना सही कहती है कि लेन देनों को महत्वपूर्णता के आधार पर विभक्त कर ले। जो लेन देन अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्हें अलग रखे और जो कम महत्वपूर्ण है या जो कम महत्वपूर्ण लेन देन है उन्हें अलग कर ले, और सारे कम महत्वपूर्ण लेन देनों को अलग से खाता खोलकर रखा जाना चाहिए। ये परंपरा इतना सा कहते हैं। तीसरा आता है एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परंपरा। यह परंपरा कहती है लेन देनों को, यह परंपरा कहती है पिछले वर्ष के लेन देनों और वर्तमान के लेन देनों में एक रूपता होनी चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शंस और प्रेजेंट ईयर के जो ट्रांजैक्शंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो अकाउंटिंग है और प्रेजेंट ईयर की जो अकाउंटिंग है, पिछले वर्ष की जो पिछले वर्षों की जो लेखे हैं और वर्तमान वर्ष के जो लेखे हैं, उन लेखांकन में, उन लेखों में एक रूपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार का उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी विधि में परिवर्तन किया है, अगर किसी मेथड में परिवर्तन किया है, पहले स्थायी किसी विधि को अपनाया था और इस वर्ष अगर आप WDV क्रमागत विधि को अपनाते हो तो उसका चिट्ठे के नीचे फुट नोट में डिस्क्लोज करना होगा, लिखना होगा, ताकि एक रूपता बनी रहे। लेखांकन के लेन देनों में पिछले वर्ष के लेखों और वर्तमान वर्ष के लेखों में एक रूपता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यूं नहीं हो कि हर वर्ष लेखों के लिए अपनाए जाने वाली विधि में परिवर्तन किया जाए। एक वर्ष स्थायी कृषि विधि, दूसरे वर्ष क्रमागत विधि, अगले वर्ष वापस स्थायी कृषि विधि, ऐसा नहीं होना चाहिए। आया समझ में? एक रूपता लेखों में पिछले वर्ष के लेखों और वर्तमान वर्ष के लेखों में एक रूपता होनी चाहिए, ये एक रूपता की परंपरा कहती है। बार बार उनमें किसी भी प्रकार का अननेसेसरी परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे लेखों में अंतर आए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये एक रूपता की परंपरा कहती है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, पिछले वर्ष के अकाउंटिंग और इस वर्ष की अकाउंटिंग, प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग एंड करंट ईयर की अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, अलग अलग विभेद नहीं होना चाहिए। फिर आता है रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। अब देखो रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है। यह परंपरा वहां पर प्रयुक्त होती है जहां विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से जब एक विकल्प के चयन करने की बात होती है, वह रूढ़िवादिता की परंपरा आती है। ध्यान से सुनना और एक एक कॉपी पेन लेके बैठो और लिखना शुरू कर लो। रूढ़िवादिता की परंपरा का प्रयोग वहां पर होता है जहां विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन की बात होती है।
आई विल विभिन्न अल्टरनेट में से एक ऑप्शन के सिलेक्शन की बात होती है, वहां पे रूढ़िवादिता या कन्वर्टिज्म की बात होती है। एक विकल्प के चयन की बात हो, वहां पे रूढ़िवादिता आती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन की बात होती है, वह कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म अवेलेबल होता है। आया समझ? आया? सेकंड पॉइंट होता है रूढ़िवादिता का, संपत्ति और आय का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर होता है जो सबसे कम लाभ को प्रदर्शित करे। संपत्ति और आय का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऐसे मूल्य पर होता है विच प्रेजेंट लो प्रॉफिट, जो सबसे कम लाभ प्रदान करे, लाभ प्रस्तुत करे। संपत्ति और आय का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर होता है जो सबसे कम लाभ प्रस्तुत करे, लाभ प्रदान करे। Assets and income are valued at that value which represents low profit. Assets and income are valued at which value which represents low profit. जो सबसे कम लाभ प्रदान करे, जो लो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करे, उस मूल्य पर किया जाता है। ये कौन सी परंपरा है? रूढ़िवादिता की परंपरा है, कन्वर्टिज्म की परंपरा है। आया समझ में? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इस पे बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डन एट मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच आवर इज लेस। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच आवर इज लेस, इस पर करना चाहिए किसका? स्टॉक का मूल्यांकन। स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। सेकंड बात आती है लुब्बट व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। लुब्बट व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, लुब्बट व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कन्वर्टिज्म में आता है। रूढ़िवादिता की परंपरा का एक एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, लुब्बट व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। इसके बाद में आता है सीधी रेखा पद्धति के स्थान पर कर्मगत पद्धति का प्रयोग। हाथ के लिए सीधी रेखा पद्धति के स्थान पर कर्मगत पद्धति का प्रयोग। हाथ निकालने के लिए डेप्रिसिएशन, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यूज ऑफ WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन द प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के स्थान पर के जगह पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करना। आया समझ में? फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन द प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के जगह पर WDV मेथड का प्रयोग करना। सीधी रेखा पद्धति के स्थान पर WDV अर्थात कर्मगत विधि का प्रयोग करना। फिर आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो प्रीमियम चुकाई जाती है उसे प्रीमियम पर ना दिखाकर सरेंडर वैल्यू पर दिखाया जाता है, समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम की राशि प्रीमियम पर नहीं दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना।
संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि प्रीमियम पर नहीं दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना। प्रीमियम पर नहीं दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना। आया समझ में? इसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है, विनियोग के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष का निर्माण करना। उतार चढ़ाव के लिए कोष का निर्माण करना। फ्लक्चुएटिंग इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएटिंग इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोष बनाना पड़ेगा, फंड डेवलप करना पड़ेगा। फंड डेवलप फॉर फ्लक्चुएटिंग इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंड डेवलप फॉर फ्लक्चुएटिंग इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग के निर्माण के लिए कोष का निर्माण करना। आया समझ? ये सब थी लेखांकन की परंपरा है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। इसके बाद में जो सबसे लास्ट होती है कानून पालन की परंपरा, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। कॉन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, कानून पालन की परंपरा। कानून पालन की परंपरा ये कहती है कि लेखांकन से संबंधित जो विभिन्न कानून है, कौन सा? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, और ऐसे कई मर्केंटाइल लॉ है जो व्यापार से संबंधित हैं। उन से संबंधित कानून की परंपरा, उनसे संबंधित समस्त कानून का पालन किया जाना चाहिए, ये परंपरा कहते हैं। एक बार मैं लेखांकन से संबंधित सारी परंपराएं वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ये परंपरा कहती है व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों पृथक पृथक है। ऑनर एंड ऑनर ऑफ बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्सन। इसलिए व्यवसाय में मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है, प्रबंधक को अपॉइंट किया जाता है। व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं हैं, फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं चिट्ठा, लाभ हानि प्रदर्शित करने का काम करता है, प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन इंफॉर्मेशन में बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज दोनों का इंटरेस्ट होता है। इसमें व्यवसाय के आंतरिक पक्ष का और बाहरी पक्ष का दोनों का हित होता है। आंतरिक पक्षकार में आते हैं व्यापार का स्वामी, व्यापार के प्रबंधक, व्यापार के कर्मचारी। बाहरी पक्षकार में आते हैं सरकार, लेनदार, देनदार, विनियोजक, विनियोगकर्ता, अंशधारी, ऋण पत्रधारी, कस्टमर, कंज्यूमर, उपभोक्ता और आपके ग्राहक आदि अन्य पक्षकार। इन सबका व्यवसाय में हित होता है। इन सबके लिए व्यवसाय की सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः प्रबंधक का दायित्व बनता है कि सही और उचित सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करवाए। किसी प्रकार की सूचनाओं में भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए समस्त सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हो। और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को, कुछ महत्वपूर्ण अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उनका चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में प्रस्तुतिकरण हो। जैसे संदिग्ध दायित्व, ऐसे दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसे दायित्व जो किसी घटना के घटित होने और ना होने पर निर्भर होते हैं, उन्हें संदिग्ध दायित्व कहते हैं। उन्हें चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। दूसरा होता है अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसे डिस्क्लोज करना होगा चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में, अंडर द बैलेंस शीट इन फुट नोट। अगर लेखांकन नीतियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इन्वेस्टमेंट को, विनियोग को बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य पर दिखाया है तो उसके नीचे चिट्ठे में
बाजार मूल्य कोष्टक में ब्रैकेट में लिखना चाहिए। उसके बाद में आता है महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। यह परंपरा कहती है कि व्यवसाय से संबंधित कुछ लेन देन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ लेन देन कम महत्वपूर्ण होते हैं। कम महत्वपूर्ण लेन देनों की संख्या अधिक होती है, जब अधिक होने के कारण कई बार उनको लिखते समय हम महत्वपूर्ण लेन देन हमसे लिखने से रह जाते हैं। अतः हमें कम महत्वपूर्ण लेन देनों को एक साथ करके एक स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कम महत्वपूर्ण लेन देनों की बढ़ने वाले खातों की संख्या में कमी आएगी, अननेसेसरी जो खातों की संख्या में कमी आएगी और महत्वपूर्ण सभी लेन देन लिख लिए जाएंगे। अब लेन देन कौन सा, अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है, इसमें लिखना भी है। अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कौन सा लेन देन महत्वपूर्ण है और कौन सा लेन देन कम महत्वपूर्ण है। जो लेन देन, कौन सा लेन देन महत्वपूर्ण है, कौन सा लेन देन कम महत्वपूर्ण है, इसका निर्धारण बिजनेस के साइज, व्यापार के आकार और नेचर ऑफ बिजनेस, व्यापार की प्रकृति पर निर्भर होता है। व्यापार का जो आकार होता है, एक छोटा व्यापार स्मॉल ट्रेड के लिए लूज टूल, फुटकर औजार इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए लूज टूल, फुटकर औजार कम महत्वपूर्ण होते हैं। आया समझ में? उसके बाद में आता अगली परंपरा, एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यह परंपरा कहती है दो लेखा अवधि में रखे गए लेखों में समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। दो अवधि के लेखों में, टू टर्म पीरियड के अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। यह अवधान इतना से कहते हैं दो अवधि में रखे गए लेखाओं में समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। It should be consistent। ठीक है। अब इनमें किसी भी प्रकार का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो अपनाई जाने वाली डेप्रिसिएशन की नीति है, SLN को अपना रहे थे, अब आप एकदम से WDV मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो, तो ऐसा एडॉप्शन बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप फुटनोट के रूप में रिप्रेजेंट करो ताकि लेखा समझने में आसानी हो। आया समझ में? इसके बाद में आता है रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। इस परंपरा में पहले 2 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना। यह परंपरा इस परंपरा का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, जो अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसे रूढ़िवादिता की परंपरा बोलते हैं। और ये इस परंपरा का प्रयोग वहां पे होता है जब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। मैनी अल्टरनेट में से किसी वन, सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेट इन मैनी अल्टरनेट, सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेट इन मैनी अल्टरनेट, जहां पे बहुत सारे अल्टरनेट हो, ऑप्शन हो, पास से एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ वन ऑप्शन इन मैनी ऑप्शन। मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। फिर आता है संपत्ति और आय का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर किया जाए जो लाभ को कम प्रदर्शित करे। आय और संपत्ति को ऐसे मूल्य पर प्रदर्शित करो जो लाभों को कम मूल्य पर कम प्रदर्शित करे। Income and assets are present at that value which represents lower profit. Income and assets are present at that value which represents lower profit. आय और संपत्ति को ऐसे मूल्य पर प्रदर्शित करो जो लाभों को कम प्रदर्शित करे। ये आता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हर एग्जाम में सीधा एग्जाम्पल आ जाता है ये किस परंपरा से संबंधित है, कौन सी परंपरा है, इसमें
कौन सी परंपरा है? अब मैंने बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी आया तो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस आया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकाउंटिंग पूर्ण प्रकटीकरण के हो गया, इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर दिखाए उसके नीचे अगर उसमें मार्केट प्राइस लिखे तो पूर्ण प्रकटीकरण की हो गई। कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, तो ये आपके मेटेरियलिटी की हो गई। और जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के सिलेक्शन की बात होती है वो कन्वर्टिज्म है, जिसके फिक्स 5 एग्जाम्पल होते हैं, 6 एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जो हमेशा हर बार एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट होता है स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे किया जाए, बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक का मूल्यांकन होता है। स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच अवर इज लेस, बाजार मूल्य लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर होता है। दुब्बत व संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, दुब्बत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तीसरा आता है सीधी रेखा विधि के स्थान पर क्रमागत विधि का यूज, उपयोग, हाथ की सीधी रेखा पद्धति के स्थान पर क्रमागत विधि का उपयोग, यूज ऑफ SLM method on the place of use of WDV written down value method on the place of straight line method। आया समझ में? फिर आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को प्रीमियम पर ना दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वी प्रेजेंट एट सरेंडर वैल्यू, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रेजेंट एट सरेंडर वैल्यू, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, प्रीमियम पर नहीं दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष बनाना, विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष बनाना। फंड क्रिएशन फॉर फ्लक्चुएटिंग इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंड क्रिएटिंग फॉर फ्लक्चुएटिंग इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके थी परंपराएं, लेखांकन की परंपराएं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब ये तो थी लेखांकन के सारी परंपराएं, और जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के जो हमने सारे चैप्टर पढ़े हैं उनके सारे के सारे इस चैप्टर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक दे रखे हैं, और उन लिंक में जाकर आप प्रीवियस सारे चैप्टर्स देख सकते हो। और इसके बाद में जब हम अगला जो सेशन लेके आएंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में, उस अकाउंट्स के फंडामेंटल्स में हम क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे इससे संबंधित, और इनसे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम अवेलेबल करवा देंगे बहुत जल्दी। दोस्तों, अब मेरा आपसे इतना सा ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जो कॉमर्स के हो या नॉन कॉमर्स के हो, जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 11th क्लास में है और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, उन सबको कहे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन सब तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो और वो अपने एम को पाने के लिए आगे बढ़ सके और अपनी जो क्लास लॉकडाउन के कारण जो नहीं ले पा रहे हैं उस क्लास का बेनिफिट ले सके। हम एक से एक महत्वपूर्ण आपके सामने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते रहेंगे चैप्टर्स के रूप में।